हेलो वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी इन एनुलिन्स के बारे में। इसके पहले कि हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वहाँ पे हम लोगों ने एरोमेटिसिटी के बारे में बहुत कुछ सीखा। हगल्स रूल क्या होता है, पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। कुछ हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी देखा, जैसे पॉलीसाइक्लिक हम पायरिन के बारे में हमने पढ़ा। हमने कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स को हमने लिया, पेरिडीन, पायरोल एंड फ्यूरिन के बारे में हम लोगों ने देखा ये क्या होते हैं, इसमें लोन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे इन्वॉल्व होता है नहीं होता है। अब तक हमने जितने भी 3 या 4 वीडियोस बनाए हैं इसमें हमने एरोमेटिसिटी के बेसिक रूल्स जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को समझने के लिए, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए, वो हमने पढ़ लिए। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो से शुरू करने वाले हैं एग्जांपल्स को लेके। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको कराने वाला हूँ। ये जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यानी अगर आप हाईएस्ट एग्जाम से स्टार्ट करते हो, CSIR, नेट, गेट, टिफर से, फिर IIT जैम, BHU या DU के एग्जाम जो होते हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के CU सेट के एग्जाम्स होते हैं, उन सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। इंटरेस्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपको इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप जेई नीट के स्टूडेंट्स हो तो भी आपको ये मिलने वाला है। नहीं, नीट में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जेई मेंस और एडवांस में आपको एक क्वेश्चन एरोमेटिसिटी पे मिल सकता है। ठीक है, अगर आप HC वर्मा, KS वर्मा की अगर आप बुक रेफर करते हो तो KS वर्मा की बुक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी के बारे में दिया हुआ है, और एनुलिन्स भी वहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब जेई से लेके CSIR नेट तक एनुलिन्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली एनुलिन्स क्या होते हैं? एनुलिन्स मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, यानी एक सिंगल साइकिल वाला होना चाहिए। और इस तरीके से मान लेते हैं मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से एक सिस्टम होना चाहिए जिसको हम एनुलिन कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल साइकिल होनी चाहिए। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnHn होता है या CnHn+1 होता है, जहाँ पे n का वैल्यू इवन एंड ऑड के बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। फॉर्मूला इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वो हाइड्रोकार्बन की तरह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कोई भी एनिलीन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें कितने कार्बन्स हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और आगे एक डैश डाल के लिख देंगे एनिलीन। अब जो लोअर एनिलीन्स होते हैं उनका कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, देयर आर सम स्पेसिफिक नेम्स। बट जैसे जैसे आप हायर एनिलीन्स पे चले जाते हो तो हम रेदर उनको नाम से ज्यादा हम उसको नंबर ऑफ कार्बन और उसके आगे एनिलीन लगा देते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, मुझे पता है आपको भी शायद ये पहली बार सुन रहे होगे कि बेंजीन भी एक एनिलीन है। अब ये 6 एनिलीन कह सकते हो आप इसको, जहाँ पे 6 कार्बन है, मोनोसाइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है और सिस्टम है ये। तो यहाँ पे 6 एनिलीन, या आप चाहो तो इसको बेंजीन भी लिख सकते हो। तो बेंजीन उसका स्पेसिफिक नेम होगा जो हम डे टू डे लाइफ में कॉमन नेम यूज करते हैं, और 6 एनिलीन भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड आप देख रहे हो, इसको हम 8 एनिलीन कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, इसको सबको पता है साइक्लोब्यूटाडाइन कहते हैं हम इसको, तो साइक्लोब्यूटाडाइन तो उसका साइंटिफिक नेम हो गया जिसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बट इसको आप 4 एनिलीन भी कह सकते हो। आप चाहो तो अगर कल को मान लो कुछ ना आए तो आप इसको 4 एनिलीन कह के छोड़ सकते हो। ये बेंजीन, हम इसको कहते हैं बेंजीन है लेकिन इसको 6 एनिलीन कह सकते हैं। सो देखिए, ये कंपाउंड इसको हम साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन कह सकते हैं, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। अब इसको चाहो तो आप 8 एनिलीन कह सकते हो। सिमिलरली ये एक एग्जांपल है, इसको आप 10 एनिलीन कह सकते हो। यहाँ पर है इसको आप 40। जैसे आप हायर एनिलीन्स की तरफ चले जाते हो वो सिंगल है। देखो यहाँ पर अगर एक बॉन्ड बन जाता तो ये मोनोसाइक्लिक नहीं रहता, फिर ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड होता तो वो मोनोसाइक्लिक, फिर वो नेप्थलीन वाला एग्जांपल बन जाता। एक मोनोसाइक्लिक है जहाँ पे कंटिन्यूस चेन है और कार्बन कार्बन बीच में इंटरलिंक नहीं है, कहीं पे भी ब्रिजिंग नहीं आ रही है, ऐसे आप कह सकते हो। तो एनिलीन्स में जब आप एरोमेटिसिटी की बात करते हो तो कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखना। एनिलीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है समझने के लिए एक चीज होती है जिसको कहा जाता है एंगुलर स्ट्रेन। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें, ये साइक्लिक सिस्टम होते हैं। बीच में अगर आप देखो तो कैविटी प्रोड्यूस होती है। कैविटी का मतलब है खाली जगह। अगर देखो भाई, नेप्थलीन को कंपेयर करो इस 10 एनिलीन के साथ, तो नेप्थलीन और 10 एनिलीन में क्या डिफरेंस है? कोई फर्क नहीं है सर। सिर्फ एक फर्क है कि यहाँ का कार्बन और यहाँ के कार्बन में डायरेक्ट बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है। यहाँ अगर आप देखो तो इस तरीके से आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे सिंगल डबल का साइकिल है। तो नेप्थलीन और 10 एनिलीन देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन फर्क है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीच में कहीं पे जो कैविटी बन रही है वहाँ हाइड्रोजन्स नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर बीच में कैविटी में हाइड्रोजन्स आएंगे। सीधे को यहाँ का जो कार्बन है उसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं। तो यहाँ कहीं हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो चुके हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। यहाँ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। बाकी सब कार्बन में जो हाइड्रोजन होंगे वो इस तरीके से बाहर बाहर की तरफ होंगे। देखो ऐसे, तो बाहर की तरफ होते हैं। कैविटी के अंदर सच कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब आप 10 एनिलीन की बात करते हो या हायर एनिलीन्स की बात करते हो तो कैविटी के अंदर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो
एनिलीन्स की एरोमेटिसिटी, वो कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ऑब्वियसली एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है एनिलीन्स में ये पता करने में कि वो एरोमेटिक है। एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक तो एक ही तरीके से होता है। एंटी एरोमेटिक हम सबको पता है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए उस कंपाउंड को क्या होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए। अगर वो नॉन एरोमेटिक होगा, वो नॉन एरोमेटिक कब होगा, वो नॉन एरोमेटिक तब होता है जब उसके अंदर क्या होगा, वो नॉन प्लेनार होगा। और वो नॉन प्लेनार तब होता है जब उस मॉलिक्यूल में कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन आई होगी। तो एनिलीन्स की एरोमेटिसिटी को जब आप डिस्कस करोगे तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, आपको ये देखना है जो कैविटी के अंदर हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, क्या वो कहीं स्ट्रेस में तो नहीं आ रहे, क्या वहां कोई एंगुलर स्ट्रेन तो नहीं बन रहा है। अगर एंगुलर स्ट्रेन बनेगा तो वो नॉन प्लेनार हो जाएगा, और जैसे ही वो नॉन प्लेनार होगा, फर्क नहीं पड़ता उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10 एनिलीन के साथ। हम अपने लोअर एनिलीन्स को नहीं ले रहा हूँ, बेंजीन को या साइक्लोब्यूटाडाइन को नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ 10 एनिलीन के साथ। सबसे पहले समझने के लिए एग्जांपल अच्छा है क्योंकि इसके अंदर हम नेप्थलीन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सी समझने के लिए अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो कोई भी इंसान कहेगा एरोमेटिक की, आप एरोमेटिसिटी का डेफिनेशन के हिसाब से, सर देखो साइक्लिक है, हाँ जी है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ साइक्लिक है। यहाँ एक पॉइंट में टिक मार्क करता हूँ, इज इट ए साइक्लिक, यस। इज इट ए कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, हाँ सर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, साइक्लिक है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, 5 डबल बॉन्ड है, इसका हिसाब से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 4n+2 के फॉर्मूले में डालूं तो ये हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है जो कि एरोमेटिक के लिए है। ये हक्कल्स रूल एरोमेटिक के लिए होता है, दिस इज फॉर एरोमेटिक। और सिर्फ 4n वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है, वो होता है एंटी एरोमेटिक के लिए, एम आई राइट। तो भाई अगर आप कंडीशंस को देखो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एरोमेटिक होना चाहिए, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है, हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है, तो क्या ये एरोमेटिक होगा। सारे क्राइटेरिया देखने के बाद ऐसा लगता है एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन आप एक चीज को भूल गए जिसको कहा जाता है प्लेनैरिटी। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनार है। प्लेनार है मतलब मेरा ये है कि क्या इसके अंदर प्रेजेंट सारे बॉन्ड्स एक ही प्लेन में आते हैं। अगर एक हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ चला गया या नीचे की तरफ चला गया प्लेन से, तो वो नॉन प्लेनार हो जाएगा। सो सी नॉर्मली मॉलिक्यूल में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, जितने भी कार्बन है वो सब sp2 हाइब्रिडाइज हैं। आई होप यू पीपल नो sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है वो इस तरीके से होगा, वो 3 बॉन्ड इस तरीके से बनाता है और एक उसका अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन होता है। चलो अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड बनाने में चला जाता है, लेकिन इसके 3 बॉन्ड इस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, अगर ये 2 बॉन्ड इधर हैं तो एक बॉन्ड बाहर की तरफ इस तरीके से वाई बनता है, मतलब एक तरीके से आप इसको वाई समझ सकते हो। सो अगर मैं इस हिसाब से देखूं यहाँ पे, तो ये कार्बन देखो, ये वाला कार्बन, ये 2 बॉन्ड इधर बना रहा है तो तीसरा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये 2 बॉन्ड इधर बना रहा है तो तीसरा हाइड्रोजन, देखो कैविटी के बाहर है। जब तक हाइड्रोजन कैविटी के बाहर है, अब कैविटी का मतलब समझ रहे हो, सर्कल के अंदर, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले हाइड्रोजन को देखो, ये वाला हाइड्रोजन बाहर होगा, ये वाला 2 बॉन्ड इधर बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन अंदर की तरफ होगा। आपको समझ में आया। फिर ये डबल बॉन्ड है, ये वाले कार्बन को देखो, ये 2 बॉन्ड यहाँ बनाया तो तीसरा हाइड्रोजन बाहर की तरफ होगा। चलो इस हाइड्रोजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कैविटी के अंदर आ गया है। नॉर्मल स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो नॉर्मली हमको ये ऐसा दिखना चाहिए। अगर इस कार्बन की बात करो, इसका हाइड्रोजन यहाँ है, इसका हाइड्रोजन यहाँ है, इसका हाइड्रोजन बाहर है। आपको समझ रहा है मैं बाहर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर कार्बन ऐसा है और अगर वो 2 बॉन्ड यहाँ ऑलरेडी बना चुका है तो तीसरा हाइड्रोजन के साथ यहाँ आएगा, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है उसके 2 बॉन्ड यहाँ पर और 1 बॉन्ड यहाँ पर है, तो एक हाइड्रोजन अंदर आएगा, ये 2 हाइड्रोजन कैविटी के अंदर आ रहे हैं। अब देखो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये हक्कल रूल फॉलो करता है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक भी है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन जब प्लेनैरिटी की बात करी जाएगी तो क्या ये प्लेनार है। यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन्स हैं, जो अब देखो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स में देखोगे ना तो आपको पता उन्होंने क्या बताया हुआ है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ट्रांस है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड देखो ट्रांस है। ट्रांस का मतलब डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ एक हाइड्रोजन है और ये कार्बन और कार्बन यहाँ एक हाइड्रोजन है, देख रहे हो, एक ये साइड में है और एक वो साइड में। मैं उस एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना चाहता, मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ कि यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन कैविटी के अंदर है। ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर एंगुलर स्ट्रेन आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करेगा क्योंकि कैविटी बहुत नजदीक नजदीक है, यानी सी कार्बन कार्बन नजदीक है। इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल चाहकर भी प्लेनार नहीं हो पाएगा, चाहकर भी। वो अगर वो मॉलिक्यूल ऐसा रहता, अगर वो ऐसा रहता तो हम उसे कह सकते थे कि वो एरोमेटिक होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वो मॉलिक्यूल इस तरीके से जो हम ड्रॉ करते हैं वैसा नहीं होगा।
तो पहली पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाए। जरूरी है क्या जिगजैग ही होना चाहिए? ये मॉलिक्यूल ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ सब जगह अगर आप हाइड्रोजन बना दो, ये देखो यहाँ मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ, ये पहला एग्जांपल आप डिटेल में समझ लेना। ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, देखो अब सारे हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ गए। कैन यू सी? सारे हाइड्रोजन बाहर की, अब तो कैविटी के अंदर कोई नहीं है। 10 कार्बन होने चाहिए ना, 10 एनिलीन है। ये भी तो एक स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर मान लो आप कह रहे हो कि इस मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन है, ये मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर ये स्ट्रक्चर होगा तो ये प्लेनर होगा, और प्लेनर होगा तो ये एरोमेटिक कहलाएगा। तो क्या 10 एनिलीन ये स्ट्रक्चर में अगर नहीं रह सकता, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन के साथ, तो क्या वो ये स्ट्रक्चर प्रेफर करेगा? नहीं करता। रीजन क्या है? क्योंकि अगर वो ये स्ट्रक्चर प्रेफर कर लेता है तो आप एंगल देख रहे हो, एंगल जो होता है ना, ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल ऑलमोस्ट 144 डिग्री के हो जाते हैं। और हम सबको पता है कि अगर आप sp2 हाइब्रिड कार्बन की बात करते हो तो उसका एंगल 120 होना चाहिए। 140 मतलब ऑलमोस्ट 20 डिग्री उसके अंदर बढ़ रही है। अगर 20 डिग्री बढ़ रही है तो एंगुलर स्ट्रेन यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर यहाँ जो स्ट्रेन आ रहा था दैट वाज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन रिपल्शन। यहाँ पर तो एंगुलर स्ट्रेन आ रहा है, एंगल चेंज हो जा रहा है। इस वजह से इंटरनल एंगल जो होगा 144 डिग्री होने की वजह से ये स्ट्रक्चर एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमको पता है हाइड्रोजन रिपेल करते हैं, तो 10 एनिलीन ये स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकता। फिर कुछ लोगों ने प्रोडिक्ट किया कि सर ये भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है। ये देखो ये जो स्ट्रक्चर आप हो सकता है भाई, लार्ज एंगल स्ट्रेन यहाँ पर भी आए, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो, यहाँ तो आप देखो 120 डिग्री दिख रहा है मुझे, ये 120 डिग्री दिख रहा है, यहाँ 120, वहाँ 120 दिख रहा है, लेकिन बाकी के एंगल्स अगर आप देखते हो, बाकी के एंगल्स में एंगल स्ट्रेन आ जा रही है। एंगल स्ट्रेन का मतलब होता है एक नॉर्मल sp2 हाइब्रिड कार्बन, एक नॉर्मल sp2 हाइब्रिड कार्बन इस तरीके से होना चाहिए। अगर उसका ये एंगल 120 डिग्री से कहीं पर भी, ये सारे एंगल 120 डिग्री होने चाहिए। अगर 120 डिग्री से दूर जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा, क्योंकि किताबों में देखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये स्ट्रक्चर आएगा, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये भी एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इस 10 एनिलीन के पास सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि वो अपने इन दो हाइड्रोजन्स को और इन दो हाइड्रोजन्स को जो दिख रहे, प्लेन में दिख रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर दे। कैसे पोजीशन चेंज कर दे? इस हाइड्रोजन को जो प्लेन में दिख रहा है उसको प्लेन के ऊपर लेके आ जाए। आपको ये स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, देखो ये प्लेन के ऊपर आ गया, और ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पर है ये भी प्लेन के ऊपर आ जाए। अरे लेकिन सर प्रॉब्लम है ना, अगर ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर आ गए तो प्लेनरिटी लूज हो जाएगी। अरे लेकिन स्टेबिलिटी तो आएगी ना, जरूर। एरोमेटिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एंगुलर स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, वो रिपल्शन क्रिएट नहीं होना चाहिए वहां पे। अब या तो एंगुलर स्ट्रेन लेके तुम एरोमेटिक बनने की कोशिश करो, मैं एरोमेटिक है लेकिन मेरे में इतना सारा स्ट्रेन है, या तो तुम एक काम करो एरोमेटिसिटी को लूज कर दो और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करो। तो यहाँ पर यही बात होती है। ये वाला हाइड्रोजन जो इस तरीके से था, ऐसे समझा सकता हूँ, देखो ये कार्बन, डबल बॉन्ड ये कार्बन, ये प्लेन में हाइड्रोजन था, यहाँ ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जाएगा, ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ जाएगा, और थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा हाइड्रोजन ऊपर और ये वाला हाइड्रोजन आपका नीचे, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। कैन यू सी दिस? तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे था, प्लेन में था, अब एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो ट्रांस पोजीशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी वो ट्रांस है। सिस ट्रांस जो हम पढ़ते हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस अल्कीन्स में, तो सिस ट्रांस अभी भी है। अगर आप इसको देखो तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से नीचे चला गया होगा, और ये वाला, ये देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखोगे, ये अगर ऊपर आया है तो ये नीचे देख रहे हैं, पीछे साइड में ये बैक साइड में ये नीचे, तो पीछे वाला कार्बन यानी ये वाला हाइड्रोजन कार्बन का वो ऊपर की तरफ चला गया। तो क्या हो गया बेसिकली, क्या किया मेरे इस मॉलिक्यूल ने, इस हाइड्रोजन को ऊपर लेके इस हाइड्रोजन को नीचे फेंक दिया, इस हाइड्रोजन को ऊपर लेके इस हाइड्रोजन को नीचे कर दिया, यानी डबल बॉन्ड रोटेट हो गया। डबल बॉन्ड का रोटेशन हुआ, इस वजह से प्लेनरिटी वहां पर लूज हो गई। तो ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। होना तो इसको एरोमेटिक चाहिए था, हक्कल्स रूल भी है, सब कुछ होना चाहिए था, शुड बी एरोमेटिक, बट अनफॉर्चुनेटली द मॉलिक्यूल ओवर हियर इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये नॉन प्लेनार मॉलिक्यूल बन जाता है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। समझा? अगर ये चीज आपको 10 एनिलीन समझ में आ गया है, इसीलिए मैंने स्टार्ट ही 10 एनिलीन के साथ किया है, तो अब आने वाले सारे मॉलिक्यूल आप समझ सकते हो। मतलब देखो, सब फॉलो करने के बाद भी प्लेनरिटी एक बड़ा क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है। प्लेनरिटी इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि वो प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा। समझ में आया? अगला मॉलिक्यूल, अगला है 14 एनिलीन। सी सेम प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू होती
अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7 डबल बॉन्ड है, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कौन सा है, ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक, क्यों एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, देखो बताओ। साइक्लिक है, हाँ जी साइक्लिक है। प्लेनार है जी, प्लेनार तो दिख रहा है यहाँ, प्लेन में वो अलग बात है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे। अब अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन होगा तो सीधी सीधी की वो कैविटी के अंदर है, इसका हाइड्रोजन बाहर होगा, इसका हाइड्रोजन बाहर होगा, इसका हाइड्रोजन बाहर, ये पर इस कार्बन का हाइड्रोजन अंदर होगा। अब आपको वो वी वाई वाला सिस्टम समझ में आएगा कि sp2 हाइब्रिड कार्बन ऐसे वाई में शेप बनाता है, ये सब बाहर की तरफ होंगे, लेकिन जो अंदर वाले हाइड्रोजन हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये होना चाहिए था कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है, शुड बी एरोमेटिक 7। हाँ ये देखो यहाँ पे अगर आप 4n का फॉर्मूला लगाओ, 4n+2 का फॉर्मूला लगाओ, n का वैल्यू आप एक काम रखो 3 रख दो, प्री, तो 4 × 3 + 2, तो 4 3 जा 12, 13 14 14 आ रहा है, तो एंटी एरोमेटिक नहीं एरोमेटिक होना चाहिए। तो होना चाहिए था एरोमेटिक देखने पे, क्योंकि ये साइक्लिक भी है। प्लेनार है क्या, नहीं प्लेनार नहीं होगा। क्यों बिकॉज द मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनार, 4 हाइड्रोजन एटम इन द इंटीरियर एंड इंटरफेयर विद ईच अदर, सिंपल। तो अगर 10 एनिलीन समझा, 14 एनिलीन को समझना आसान है। मैंने यहाँ पे नीचे भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको बाद में आराम से बैठ के रीड कर सकते हो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये एग्जांपल याद रखना, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पक्का मिलेंगे। अगर डायग्राम नहीं आया तो नाम लिखा होगा 14 एनिलीन, यहाँ पे नाम लिखा होगा 10 एनिलीन, तो देख के समझ में आना चाहिए। और 10 एनिलीन में भी 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए। ये अगर वो एरोमेटिक बनना ही उस जिद्दीपना दिखाएगा तो वैसा हो सकता था एरोमेटिक बनने के लिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर उसको एंगुलर स्ट्रेन लाके देता। एरोमेटिक हो जाता लेकिन एंगुलर स्ट्रेन के बिहाफ पे होता, उसके कॉस्ट पे होता। ये भी हो सकता था, पर फिर वही एंगुलर स्ट्रेन, कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ कार्बन होते हैं प्रॉपर, लेकिन कुछ कार्बन जो नीचे वाले हैं देखो वो तो ये सेम स्ट्रक्चर ही आ गया ना, ये वाला समझ में आया। आई होप 14 एनिलीन भी क्लियर है। कैविटी वाले, अब कैविटी में भी प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है आपको, ये देखो ये वाले कार्बन जो है ना ऑलमोस्ट स्क्वायर में आके बैठ गए, कैन यू सी देम, ऑलमोस्ट स्क्वायर में आके बैठ गए, और उनके हाइड्रोजन ऐसे अंदर आ रहे हैं, मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हो, सामने एक और स्क्वायर बन रहा है, छोटा स्क्वायर। तो यहाँ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ऑब्वियस ही बात है, या तो हाइड्रोजन फिर ऊपर और नीचे चले जाएंगे प्लेन से, इसलिए वो क्या बन जाएगा, नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक। अगला मॉलिक्यूल है डिहाइड्रो 14 एनिलीन, ये इंपॉर्टेंट है CSIR नेट और गेट के लिए। डिहाइड्रो क्यों कहा भाई, कहीं पे डबल बॉन्ड हुआ होगा, वहां से एक एक हाइड्रोजन और निकाल दो। जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड नहीं होता, ये डबल बॉन्ड होता तो यहाँ एक हाइड्रोजन होता, यहाँ एक हाइड्रोजन होता। अब ये हाइड्रोजन यहाँ ना होके ये अंदर की तरफ होता ऐसे, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता, ऐसा बना लो आप, ऐसा तो अंदर की तरफ होता। अब हमने क्या किया, वहां से 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया, या चलो इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी बना लेते हैं। हमने वहां से 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया, वहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया। सिर्फ यही फर्क है कि हम इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रो। हाइड्रोजन निकाला हुआ है, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बाकी पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। मैंने आपको तब भी बताया था स्टार्टिंग में रूल, ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही कैलकुलेट किया जाएंगे, क्योंकि बाकी के 2, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक बॉन्ड तो आमने सामने वाला होता है इस तरीके से, है ना, एक बॉन्ड होता है परपेंडिकुलर इस तरीके से, ये देखो ये वाला ऐसा पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड इस तरीके से होता है यहाँ पे। तो 2 पाई बॉन्ड में से सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड होगा जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने में मदद करेगा। दोनों के दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड होगा जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो 14 एनिलीन में भी थे, सेम स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट। हाँ, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, यहाँ कंटिन्यूस सिस्टम है। क्या यहाँ पे एरोमेटिक होना चाहिए, यस इट शुड बी एरोमेटिक, यस। यहाँ पर जो 2 अंदर के हाइड्रोजन हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, देखने वाली बात है, नहीं करेंगे। देखो डिस्टेंस इनका आपस में बढ़ जाता है, पहली बात 2 है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन की वजह से यहाँ देखो सिर्फ 1 2 3, तो ये और ये डिस्टेंस कम है। यहाँ पर अगर आप देखो तो डिस्टेंस बढ़ गया है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस इतना नजदीक नहीं होगा, तो रिपल्शन नहीं होगा। दूसरी बात सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो उससे उतना भी रिपल्शन क्रिएट नहीं होगा। डिहाइड्रो 14 एनिलीन एरोमेटिक है, प्लेनार एरोमेटिक है, लेकिन ओनली 14 एनिलीन नॉन एरोमेटिक है, बिकॉज वहां पे चारों हाइड्रोजन जो रिंग में आते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिससे उनकी प्लेनरिटी चली जाती है। याद रहेगा, ये एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। इन एग्जांपल्स को याद रखना, कहीं पे आप ये स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो या याद रखना, स्पेशली जैम वाले और CSIR नेट वाले। अगला एग्जांपल है 16 एनिलीन और 18 एनिलीन।
सी सेम फंडा है। अगर आप 16 एनिलीन की बात करो, ये हाइड्रोजन 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 सामने आके बाकी सारे हाइड्रोजन बाहर रहेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं 4n के फॉर्मूले में लगाऊं 4 4 जा 16 होता है, तो ये 4 4 जा 16 तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, क्या ये हाइड्रोजन से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं? सी स्ट्रक्चर बड़ा है, कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो गए यहाँ पे। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की कैविटी अंदर जो ये एक दूसरे को इतना रिपेल नहीं करते, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है। अगर आप इसको कंपेयर करो 14 एनिलीन के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन नजदीक आ गए थे, स्ट्रक्चर छोटा था, 14 हाइड्रोजन थे, यहाँ कार्बन थे, यहाँ पे 16 कार्बन हैं, रिपल्शन उतना क्रिएट नहीं होता। एक्सरे स्टडीज ने बताया कि यहाँ पे प्लेनार मॉलिक्यूल है, इट विल बी एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक नहीं होगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया, क्योंकि एंटी एरोमेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो प्लेनार है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में भी है, और 16 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन इतना मैटर नहीं करता 16 एनिलीन में। 18 एनिलीन स्ट्रक्चर देख के समझ में आता है, अच्छा जितना फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लेनार होगा। अगर वो प्लेनार है तो या तो वो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके देख लो, 18 इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन में हमारे पास है। नो स्ट्रेन ड्यू टू इंटरनल हाइड्रोजन 18, मतलब 4n+2 के फॉर्मूले अप्लाई करके देख लो, 4 4 जा 16 17 18 है ना, तो n का वैल्यू 4 डालोगे तो मिलता है, इसका मतलब ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एनिलीन्स हैं, ये देखो ऐसे बहुत सारे कुछ भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दुनिया भर के होते हैं, तो लिमिट नहीं है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। अब आयोपायरिन के बारे में भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। यहाँ पे कैसे हमको पता चलता है कि ये जो लोन डबल बॉन्ड है इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इसको आप एक तरीके से कह सकते हो यहाँ पे एरोमेटिसिटी है पेरीफेरी में, पेरीफेरी यानी सिर्फ ये वाला लो पाई बॉन्ड जो है इसको हम कैलकुलेट नहीं करते, वो नॉन हक्कल पाई बॉन्ड है। क्यों नॉन हक्कल है? क्योंकि वो क्रॉस कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्रॉस कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, मैंने लास्ट वीडियो में देखो यहाँ बहुत अच्छे से समझाया है, एग्जाम्पल्स लेके समझाया है कि क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा, यहाँ पे एनिलीन्स के बारे में डिस्कस किया, पायरीन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया, इन मॉलिक्यूल्स को मैंने बता दिया। अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम इन मॉलिक्यूल्स यानी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, साइक्लोप्रोपेनिल आयन है, साइक्लोब्यूटाबेंथ्रिडाइन है, साइक्लोब्यूटेनिल एनायन है, और बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।